Assalamu alaikum. So today we are going to start our course of international finance. The book I'm going to be following some most of the time is by International Financial Management by Jeff Medura, 13th edition. This would be available with you if you want, so I can make it available. So we'll start with the international financial environment. This is our first chapter. कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट क्या है, किस तरह से वहाँ कॉर्पोरेशन ऑपरेट कर रही होती हैं और फिर उसकी फाइनेंसेस की डिटेल में हम जाएंगे। स्पेशली क्योंकि ज़्यादा फोकस हमारा रिस्क मैनेजमेंट की तरफ होगा। ये पहला चैप्टर है, तकरीबन यहाँ से 5वें चैप्टर तक आपको बेसिकली एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस करा दिया कि किस एनवायरनमेंट में इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ऑपरेट कर रही होती है और उसके फिर फाइनेंसेस किस तरह से उसके अकॉर्डिंगली अरेंज किए जा रहे होते हैं। बेसिकली एमएनसीज के ऊपर फोकस रहेगा हमारा, क्योंकि दीज आर दी कॉर्पोरेशंस दैट ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री। तो इंटरनेशनल फाइनेंस के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो एमएनसीज पे ज्यादा अप्लाई होते हैं। एमएनसीज मीन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। So because they are trading in multiple countries at the same time on everyday basis, so they have to deal with all these exchange rate fluctuations and all the risks associated with investing in another country. And even how do you invest in another country? How do we classify a company as an MNC? And what are the other forms of international financial institutions or international financial firms or management? तो बेसिकली चैप्टर 1 का गोल होगा तो हम आपको एमएनसी एक्सप्लेन कर दें, उसके मोटिव्स, उसके रिस्क जो इंटरनेशनल बिजनेस में एसोसिएटेड होते हैं। देन विल गो विद डिस्क्राइबिंग द इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड्स बिटवीन कंट्रीज के एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फंड्स कैसे फ्लो कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, ऑल दीज मूवमेंट्स। और इसके अंदर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट या एफडीआई है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट डीएफआई, जो भी इसको आप लिखना चाहें पढ़ना चाहें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। Then the next chapter will describe the international financial markets and how these markets facilitate the ongoing operations of these firms, and then explain the exchange rate और उसको determine किस तरह से किया जाता है और ये कैसे कंपनीज को इफेक्ट कर रहा होता है, especially exchange rate risk, the context of exchange rate risk. Then chapter 5 will provide background on the करेंसी फ्यूचर्स, जो उसकी ऑप्शंस हैं, जो उसके अंदर स्वैप्स की ऑप्शंस होती हैं, सो फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स, ऑल दोज। और बेसिकली एक एमएनसी के फाइनेंशियल मैनेजर को इन सब एरियाज का नॉलेज होना जरूरी है टू रन देयर एमएनसी इन अ वेरी इफेक्टिव वे। बेसिकली अगर आप एक एमएनसी को देखें, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को देखें, तो उसके अंदर आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से भी डील कर रहे होंगे। और स्पेशली जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप डिविडेंड दे रहे हैं, आप रेमिटेंस दे रहे हैं, आप कोई फाइनेंसिंग करने जा रहे हैं, उसकी 3 डायमेंशन हो सकती हैं, क्योंकि एक कंपनी इन डायमेंशन के अंदर कहीं पर भी ऑपरेट कर रही होगी। पहली सबसे इजी जो होती है, जिसके अंदर हम बेसिकली प्रोडक्ट मार्केट्स को अंदर को प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, ये बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है कि आप खुद जाकर किसी और कंट्री के अंदर अपना ऑपरेशन सेटअप नहीं करते। आप अपना एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी बना देते हैं कि जी हम इस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन हम आपको चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आई थिंक हर्शीज को अगर हम ले लें, सिरप मेकिंग जो कंपनी है, तो वो अपने सारे प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स हैं, सिरप्स हैं, ये सारा कुछ वो अपना अमेरिका में बनाते हैं और वहां से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से स्विस चॉकलेटेर्स हैं, स्विस वॉच मेकर्स हैं, तो वो अपने ऑपरेशंस अपनी ही कंट्री में रखते हैं लेकिन अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर। सो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला तरीका सबसे इजी तरीका है, जिसके अंदर कंपनी को कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं फंसानी पड़ती और वो दूसरी मार्केट्स को भी रीच कर सकती है, उनका प्रोडक्ट दूसरी कंट्रीज के अंदर भी पहुंच सकता है। देन एक और तरीका भी है जो इससे जरा ज्यादा इन्वेसिव है, जिसके इसके अंदर आप बेसिकली अपने पैसे फंसाते हैं, पैसे लगाते हैं किसी दूसरी कंट्री में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। इस केस में आ जाती है सब्सिडरीज। इससे पहले की एक स्टेज होती है लाइसेंसिंग, ठीक है।
लाइसेंसिंग के अंदर आप ये करते हैं, आप अपना फॉर्मूला दे देते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला है, इसकी बेस के ऊपर आप ये प्रोडक्ट बनाकर बेचें और हमें इसके लाइसेंस के अगेंस्ट फीस दे दें। कि जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, इन दोज केसेस के जहां वो कंपनी समझती है कि हमें यहाँ जाने की जरूरत नहीं इस कंट्री में, वो वहां की किसी कंपनी को फॉर्मूला अपना सेल कर देगी कि हमारे ये फॉर्मूला है, इसकी बेस के ऊपर आप हमारी ये चीज बनाएं और अपनी कंट्री में बेचें, और इसके इतने परसेंट चार्जेस आप हमें इस फॉर्मूला के, इस लाइसेंस के अगेंस्ट हमें देंगे। ठीक है, इसी तरह से ये आपके कई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, कौन कौन बिल्ड करा होगा, आई थिंक ये पेप्सी को भी आई थिंक इसी तरह की कुछ लाइसेंसिंग की बेस पे चलती है। ये लेज वगैरह है जैसे, या फिर ये कुछ शैम्पूज हैं, मेडिकेटेड शैम्पूज जो आती हैं, तो ये लाइसेंस्ड होती हैं। उस कंट्री की जो कंपनी है वो अपना लाइसेंस दे देती है इनको कि आप ये प्रोडक्ट बनाएं और अपनी कंट्री में बेचें, और उसके अगेंस्ट हमें लाइसेंस की फीस पे कर दें। देन कम्स दी सब्सिडरीज के जहां आप खुद अपनी लाइसेंसिंग के अंदर फ्रेंचाइजेस भी आ जाती हैं, कि फ्रेंचाइज आप दे देते हैं, तो फ्रेंचाइजिंग लाइसेंसिंग दे आर सिमिलर थिंग्स। देन कम्स सब्सिडरीज, ये आ जाती हैं कि आप दूसरी कंट्री में जाकर अपना एक सेटअप बनाते हैं, लेकिन अपनी एक सब्सिडरी बनाते हैं, फुल फ्लेज फर्म स्टैब्लिश नहीं करते, एक सब्सिडरी फर्म स्टैब्लिश करते हैं। इसकी अगर कोई एग्जांपल आपको दे सकूं तो पाकिस्तान या इंडिया में सब्सिडरीज, आई डोंट रिमेम्बर एनी राइट नाउ, मेरे माइंड में भी आती है तो मैं आपको बता देता हूँ, बट बेसिकली दीज वुड बी द फर्म्स ओन ऑपरेशन। अब ये फ्रेंचाइजिंग और सब्सिडी के बीच के, जैसे मैकडोनल्ड्स है पाकिस्तान में जो ऑपरेशंस कर रहे हैं, उनके ज्यादातर ऑपरेशंस वो खुद मैनेज कर रहे हैं, या इसी तरह से ये थे डाइवो वाले, जब तक वो अपने ऑपरेशन खुद मैनेज कर रहे थे यहाँ पर, तो वो एक सब्सिडरी की तरह यहाँ पर चला रहे थे, लेटर ऑन उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया आफ्टर दैट इंसिडेंट, तो नॉट मोर लाइक अ सब्सिडरी। तो सब्सिडरी बेसिकली ये होती है कि या तो आप यहाँ पर किसी एक कंपनी को परचेज कर लेते हैं, या अपना एक सेटअप बना लेते हैं छोटा सा, जिसके थ्रू आप यहाँ पर पूरी कंट्री में ऑपरेट करते हैं, बट इट वुड नॉट बी अ फुल फ्लेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर फर्म। फुल फ्लेज आपकी कंपनी नहीं आ जाती पूरी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके, आप एक सब्सिडरी यहाँ पर सेटअप कर लेते हैं, जो एक शॉर्ट वर्जन होता है आपके बिजनेस का, और एक फिर फुल फ्लेज फाइनल इन्वेस्टमेंट का फ्रेमवर्क बन जाता है, जिसके अंदर आप एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू आप किसी भी कंट्री में जाके एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना सेटअप बनाते हैं, जिसे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हम कह रहे हैं। तो इस रेंज के दरमियान एमएनसीज ऑपरेट कर रही होती है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। MNC, multinational corporations, they're defined as firms that engage in some form of international business. ठीक है, their managers conduct international financial management, which involves international investing and financing decisions that are intended to maximize the value of the MNC. The goal of these managers is to maximize their firm's value, which is the same goal pursued by managers employed by strictly domestic companies. तो मेजर डिफरेंस सिर्फ ये है एक एमएनसी और एक लोकल कंपनी में, कि एमएनसी के जो मैनेजर्स हैं उनको डेली बेसिस के ऊपर एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ इन सिंक रहना होता है, उनके साथ ऑपरेट करना होता है, क्योंकि वो जो भी कंपनी है वो डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करिए, तो वो आपस में एक दूसरी कंट्रीज के अंदर उनकी मैनेजमेंट शिफ्ट भी होती रहती है, डिफरेंट कंट्रीज के अपने ऑपरेशंस भी देखते हैं, उनसे सीखते भी हैं, काम भी करते हैं। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो सिर्फ इसी लेवल का है, क्योंकि उनका जो बेसिक गोल है वो वही है जो एक आम कंपनी का हमारे यहाँ होगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, फर्म के शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, दैट इज द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फर्म। सेम गोज विद द एमएनसी, बस उनका डिफरेंस ये है कि वो इंटरनेशनल बिजनेस में, इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं जो एमएनसी के मैनेजर्स होते हैं। सो एक बात जो मैं क्लियर कर चुका हूँ कि ये एक जो कॉमन एक्सेप्टेड गोल है एक एमएनसी का, वो या किसी भी एक डोमेस्टिक फर्म का, वो होगा शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मैनेजर जो एम्प्लॉय कर रही होती है, वो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऐसे डिसीजन करें जिनसे आपकी जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, इसी तरह से शेयर होल्डर के बेसिक इंटरेस्ट को वो सेफ गार्ड करें, ताकि उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज की जाए। अगेन वो फिर एजेंसी प्रॉब्लम वाला इशू भी आ जाता है कि मैनेजर्स के ऑब्जेक्टिव्स और होते हैं और शेयर होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव्स और होते हैं। आर यू फेमिलियर विद एजेंसी प्रॉब्लम? एजेंसी प्रॉब्लम आपने सुनी भी है पहले, इस फेमिलियर है नहीं? ओके। इसको मैं अगर सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं, तो जैसे कि हम एक मुलाजिम रख लेते हैं। ठीक है, हमने एक मुलाजिम रखा, सर्वेंट रखा,
अब उसे हम अक्सर कोई चीज लेने के लिए भेज देते हैं, कोई काम दे देते हैं, तो वो जो भी काम हम उसे देते हैं ना, तो वो जहां भी जाता है हमारे बिहाफ पे काम करने, वो आगे जाके कहते हैं जी मेरा कमीशन कितना होगा इसमें। तुम देखो जी, इसको जितने का मर्जी दो, मैं बता दूंगा जी सबसे महंगा तो यही है, सबसे सस्ता तो यही मिल रहा था, तो मेरा कमीशन बीच में कितना होगा। जैसे हमारे यहाँ आम पब्लिक जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके अंदर भी जिसके हाथ में थोड़ा सा कंट्रोल आ जाता है, तो वो सबसे पहले यही डील करते हैं, क्योंकि हम आपके साथ ये एग्रीमेंट साइन करेंगे, तो ठीक है, अगर लेट सपोज इस चीज की कॉस्ट आपकी जो हम हमें आप देने को तैयार हैं, वो लेट सपोज 1000 रुपीज पर पीस देने को तैयार है, आप चाहे इसको 1500 रुपीज पर पीस दें, आई डोंट केयर, मैं आपका एग्रीमेंट इसमें ओके करवाने को तैयार हूँ, लेकिन आपको ये बताना होगा कि व्हाट विल यू गिव मी। तो मेरा कट क्या होगा बीच में से, तो मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे कोई जमीन चाहिए, मुझे कहीं फॉरेन कंट्री के अकाउंट के अंदर कैश चाहिए, जो आम प्रैक्टिस है जिसके पर ये हमारे जो नैब वगैरह जैसे ऑर्गेनाइजेशन डील करते हैं। तो सेम हैपन्स इन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। क्यों? क्योंकि वो जो मैनेजर है, उसके पैसे नहीं लगे इस फर्म को बनाने में, उसके पैसे एट स्टेक नहीं है, वो कंपनी का मालिक नहीं है, वो कंपनी का एम्प्लॉय है। तो एक मैनेजर का ऑब्जेक्टिव टोटली डिफरेंट होता है। तो अब इसी तरह से अपने एम्प्लॉय हायर किए जो आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वो बेसिकली अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को वायलेट कर रहा है, क्योंकि एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट की एक अनरिटन सॉर्ट ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग है, वो यही है कि, या रिटन भी होगी आजकल तो, कि फिड्यूशरी ऑब्लिगेशंस को उसने इंश्योर करना है, उसने अपने प्रिंसिपल के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है, उसके फायदे के खिलाफ काम नहीं करना। तो इसको ऑफर कर दे यार तुम यूं कर दो तो मैं उससे तुम्हें ये बेनिफिट दे दूंगा, तो वो वाकई वो अपने प्रिंसिपल को धोखा दे उस चक्कर के अंदर और अपना बेनिफिट ले ले, ये उसके लिए गलत है, वो अपनी फिड्यूशरी ऑब्लिगेशन से दूर जा रहा है। सेम हैपन्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन कि जब वो कोई डील करे तो वो देखे कि मेरे इंस्टीट्यूशन के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है, शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरी सैलरी चलती रहे, मेरी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बढ़ती रहे, मुझे कोई ना कोई बेनिफिट्स मिलते रहे, जॉब मेरी परमानेंट रहे, मेरी जॉब ना जाए, मुझे कोई बोनसेस मिलते रहे, मुझे मेंबरशिप्स मिलती रहे, जो भी वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो सब अवेल करना चाहेगा बीइंग अ मैनेजर। ठीक है। और आमतौर पे मैनेजर अगर ये समझता है कि लेट सपोज वो इन अ सिंपल एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकता है बाय 20%, तो वो उसको बढ़ाएगा नहीं, वो उसे ग्रेजुअली बढ़ाएगा। वो ये नहीं चाहेगा कि पहले साल में सेल्स या प्रॉफिटेबिलिटी 20% बढ़ा जाए, वो चाहेगा स्लोली स्लोली बढ़े, क्योंकि जितना स्लोली वो ये दिखाएगा कि ग्रोथ है, कांस्टेंट ग्रोथ, हर साल थोड़ी थोड़ी हो रही है, अगले साल क्या पता ना दिखा सकूं, तो ये कि पहले साल तो 4-5% हो, फिर 2-3 4 4 5-5% करके मैं ग्रोथ दिखाऊं, और ये 5-10 साल चले ताकि मेरी जॉब कंटिन्यू रहे। अगर मैं इस साल परफॉर्मेंस ही दिखाता हूँ, इस साल तो सब खुश हो जाएंगे, अगले साल अगर मैं इतनी परफॉर्मेंस ना दिखा सका, एक स्टैंडर्ड बन जाएगा ना, स्टैब्लिश हो जाएगा इतने परसेंट इंक्रीज, तो वो तो मेरे लिए मसला बन जाएगा कि अगले 2-3 साल बाद तो कहेंगे यार तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, इसको निकालो, नया बंदा लेके आओ। तो मैं चाहता हूँ कि स्लो स्लो ग्रोथ है, रैपिड ना है। तो बेसिकली मैं अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा हूँ और कंपनी के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा। फिर मैं कहता हूँ जी मुझे हर तरह की पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हो, मुझे ये गाड़ी भी दी जाए, मुझे ये घर भी रहने के लिए दिया जाए, मुझे फ्लाइट्स भी हो, मेरे पास किसी और कंट्री में जाना हो तो ट्रैवल भी करूँ, टूर्स भी हो, अपने आप को वो बेनिफिट्स भी देना चाहेगा। तो ये है एजेंसी प्रॉब्लम, कि मैनेजमेंट जब डिसीजन करेगी वो अपने फायदे के लिए करेगी। अब इससे नुकसान किसका होता है? शेयर होल्डर का, क्योंकि उस मैनेजमेंट के जितने खर्चे हैं वो शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट में से कर रही है, और वो कंपनी की कॉस्ट बन रहा है। ये कॉस्ट वो कम कर सकते थे जो उन्होंने की थी, इसे हम कहते हैं एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट। ये बेसिकली अराइज हुआ था 2002 के अंदर एनरॉन के कोलैप्स के साथ, जब ये आइडेंटिफाई हुआ और इसके ऊपर सरबरस ऑक्सले एक्ट बना, अमेरिका में कैडबरी अकॉर्ड हुआ, ब्रिटेन के अंदर, और ये डिसाइड किया गया कि मैनेजमेंट को कंट्रोल में रखने की जरूरत है। इसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस एडवाइस किए गए, जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फ्रेमवर्क आया, क्योंकि हो ये रहा था कि एनरॉन के केस के अंदर शेयर होल्डर्स के पैसे थे, उन्हीं में से उनको डिविडेंड दे दिया जाता था, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न नहीं किया। तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें होना है, उसको रियलाइज करके कि ये प्रॉफिट होगा कभी फ्यूचर में, उनको डिविडेंड भी दे दिया गया। कंपनी की इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस इतनी मेलिशियस किस्म की थी कि कई लोगों के अरबों रुपए डूब गए उस कंपनी की वजह से, और जो उसके मैनेजर थे वो अपने पैसे बनाकर निकल गए, शेयर होल्डर के पैसे डूब गए। तो तब ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फ्रेमवर्क आया, एजेंसी प्रॉब्लम को डिफाइन किया गया और इसके सॉल्यूशन दिए गए, जिसमें से एक सॉल्यूशन अब ये भी होता है कि मैनेजमेंट को आप बोनस के अंदर कैश ना दें, बोनस में उसको शेयर इशू कर दें। अब वो कंपनी के मालिक बन जाएंगे। अब उन्हें पता है कि जितना मैं कंपनी के लिए बेनिफिट के लिए काम ज्यादा करूंगा,
उतना मेरे शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, मेरी वेल्थ के अंदर इजाफा होगा। एक तरीका ये होता है, इस तरह से डिफरेंट तरीके इन्वेंट किए गए मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करके, और उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए एक्सटर्नल लोगों को इंक्लूड किया गया बोर्ड के अंदर, कि एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट लोग बोर्ड में बैठे हैं जो डिसीजन कर रहे हो। तो इस तरह से एजेंसी का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज किया गया। तो और अगेन मैं इसी बात को इसीलिए एम्फसाइज कर रहा हूं बिकॉज यू सी कि एमएनसी के अंदर भी सेम प्रॉब्लम अराइज करते हैं। शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो हमने इंश्योर करना था कि मैनेजमेंट को कन्विंस किया जाए कि वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाए और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करे, रादर देन वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते रहे। इसको मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल से समझा सकूं, तो एक एम्प्लॉय था, वो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास गया। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की एक कंपनी थी बहुत बड़ी, इसके अंदर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस होती थी। पहले एक स्टेज है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, और एंड के ऊपर हर स्टेज अपनी कॉस्ट कैलकुलेट अलग से करती है, अपनी कॉस्ट उसके ऊपर प्रोडक्ट पे लगाती है और फिर आगे प्रोडक्ट भेज देती है। उसने बताया कि जी मैं कंपनी के ना तकरीबन $200-250 पर प्रोडक्ट पर यूनिट बचा सकता हूँ। उसका बॉस बड़ा खुश हुआ, यार जबरदस्त, हमारी तो वाह वाह हो जाएगी। इन्होंने $250 पर यूनिट कॉस्ट कम कर दी प्रोडक्ट की। $250 अच्छी अमाउंट है कि जी ये पर प्रोडक्ट कम लगेगी हमारी इसके ऊपर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में। मैं कहा वाह यार बताओ कैसे करेंगे कम, हम खुश, वो भी खुश, कि यार मैं अपने बॉस को बताऊंगा, वो भी बड़ा खुश होगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा, सब हैप्पी। उसने बताया कि सर इसके लिए हमारे डिवीजन के अंदर प्रोडक्ट के ऊपर $450 एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, कि हम जो लगाएंगे वो $400, $450 एक्स्ट्रा लगाएंगे, और लेटर ऑन किसी अगली स्टेज के ऊपर तकरीबन कुछ $600-700 कम लग रहे होंगे। हम लेट सपोज हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस है ना, इसके अंदर लेट सपोज $400 एक्स्ट्रा लग जाएंगे, और किसी लेटर स्टेज के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट के जो है वो तकरीबन $650 बचेंगे उसकी कॉस्ट के अंदर, वो लगेंगे नहीं अगली स्टेज के ऊपर, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में $400 एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर बनाने का। लेकिन जो अगला डिपार्टमेंट है वहां पर $600, $650 बच जाएंगे। तो मैनेजर ने कहा भी तुम ऐसे आइडिया मेरे पास लेकर आओगे, चलो निकल जाओ, दोबारा ऐसा आइडिया लाने की जरूरत नहीं है। अब एक्चुअली ओवरऑल प्रोडक्ट की बेनिफिट जो आपको मिल रहा था, $250 प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो रही थी, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट यूनिट। क्योंकि अगर वहां पर 600 बच रहे हैं, यहाँ 400 एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 650 बच रहे हैं, 400 एक्स्ट्रा लगे तो 250 बच जाते थे। लेकिन उसने कहा क्योंकि हमारा डिवीजन बुरा नजर आएगा इससे, कि हम ज्यादा कॉस्ट लगा रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर, और दूसरे को ज्यादा बेनिफिट होगा कि दूसरे डिवीजन वाले के पास से कॉस्ट बच रही है, तो हम ये नहीं करेंगे भाई, कंपनी को चाहे नुकसान होता रहे, $250 हर प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा लगाना पड़े। So this is where management needs to kick in and understand that you have to look for the wealth maximization of the firm, of the shareholders. Not you do not just look for what is going to happen in your division. So how business disciplines are used to manage the MNC? ठीक है, again various business disciplines are integrated to manage the MNC in a manner that maximizes the shareholders' wealth. आपके तमाम divisions की आपस में collaboration होनी चाहिए, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन। आपने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया, मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट कर दी, पता चला कि प्रोडक्शन वालों ने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की, या फाइनेंस वालों ने इस मार्केटिंग कैंपेन के हिसाब से पेमेंट ही नहीं रिलीज की, तो देयर वुड बी इश्यूज। तो आपस में उनकी कोलैबोरेशन होना भी बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैनेजमेंट यूजुअली ऐसी स्ट्रेटजीज भी बनाती रहती है जिसके अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करते हैं, बिकॉज एक एमएनसी में बड़ी डाइवर्स वर्कफोर्स होगी, एक किसी कंट्री का बंदा, एक किसी कंट्री का बंदा, उन सबका आपस में कोलैबोरेट करना, उनके बिलीफ डिफरेंट, उनके एथिक्स डिफरेंट, उनके कल्चर्स डिफरेंट, उनके रिलीजन्स डिफरेंट, तो उनका आपस में काम करना, उनको इंश्योर करना कि आपस में जेल होकर एक जगह पर अच्छे से कॉपरेट करके काम करें शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई की जाती हैं, रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं, ताकि वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें। अगेन मार्केटिंग की जाएगी ताकि कंज्यूमर जो हैं उनको ये पता तो चले हम क्या बना रहे हैं। हमने प्रोडक्ट बनाया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अगर हम उसकी मार्केटिंग ही नहीं कर रहे, कस्टमर को पता ही नहीं कि ऐसा प्रोडक्ट भी एक मार्केट में अवेलेबल है, तो उस प्रोडक्ट के बनाने का हमें फायदा नहीं होगा। हमें कस्टमर को बताना, ये देखिए ये यूनिक प्रोडक्ट आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है, तो हमें इंश्योर करने का प्रॉपर मार्केटिंग करें। इसी तरह से हमें प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स अपनी मैनेज करनी है, उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, कोई इंपॉर्टेंट पोजीशंस खाली ना रह जाए जिसके पर हमें चाहिए कि कोई बंदा काम करने वाला हो,
ऑल दोस थिंग्स। और फिर इसी तरह से फाइनेंस डिवीजन के अंदर के फाइनेंसिंग के इश्यूज कभी क्रिएट ना हो कि अचानक पता चले जी ओहो हमारे पास तो ये काम करने के लिए पैसे ही नहीं है, हमने पूरी स्ट्रेटजी बना ली, सब कुछ उसके अराउंड डिजाइन कर लिया, एंड वी डोंट हैव एनी फाइनेंसेस। अब इसमें डिफरेंट टाइप के डिसीजंस भी आते हैं जो फाइनेंसिंग से रिलेटेड हैं, जो फाइनेंस डिवीजन ने करने हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे फाइनेंस डिवीजन ने ये सोचना है कि क्या हमें, हमारी 10 प्रोडक्ट लाइंस हैं, इसमें से ये एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर लॉस हो रहा है, क्या हमें ये बंद कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अब इसका आंसर क्या होगा? बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो हमें लॉस करवा रही है। पता ही चला जब हमने वो प्रोडक्शन लाइन बंद की तो हमारी 3 और प्रोडक्शन लाइन के अंदर हमें लॉस होना शुरू हो गया, क्योंकि हम उस प्रोडक्शन लाइन का जो एंड प्रोडक्ट था उसके साथ उस प्रोडक्शन लाइन की फीचर्स को यूज करते थे बाकी 3 प्रोडक्ट्स के लिए भी। तो उसके अंदर उनकी कॉस्ट जाती थी, कम जाती थी, वो वहां पर प्रॉफिट दे रहे थे हमें, और जो ये एक प्रोडक्ट था यहाँ पर हमें लॉस हो जाता था। लेकिन ये बस उसकी जो एक्सेस कैपेसिटी थी उसको यूटिलाइज करने का एक तरीका था। एक्सेस कैपेसिटी को यूटिलाइज किया जाए, जितना लॉस हो सकता है तो कम किया जाए। वो लाइन बंद करने से हुआ ये कि वो जो पिछली थी उसके जो रॉ मटेरियल था वो हमें किसी से खरीदना पड़ा, वो महंगा हो गया, उसकी वजह से हमारे सप्लाईज में इश्यूज आए, और अब हमारी वो 3 लाइंस भी लॉस में चली गई हैं। तो हमें ये देखना होगा कि एक पर्टिकुलर लाइन अगर हमें बंद करनी भी है तो क्या उसको बंद करने के लिए एडिक्वेट रीजनिंग है हमारे पास, उसको बंद करने से हमें फायदा होगा या नुकसान होगा? देयर आर टाइम व्हेन एक ऐसा डिवीजन होता है जो बाकियों को सपोर्ट कर रहा होता है, उनकी कॉस्ट को शेयर कर रहा होता है। जब आप उसको खत्म कर देते हैं तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है और फिर वो भी लॉस में जा सकते हैं। इस वजह से कभी कभी हम एक लॉस बेयरिंग प्लांट को या एक्टिविटी को चलाते भी हैं ताकि हमारे बाकी डिवीजन से हमें प्रॉफिट आ जाए। अब इसकी मैं एक अच्छी एग्जांपल आपको समझाता हूँ जहां कंपनीज जानबूझ के लॉस करती हैं। वो होता है कंज्यूमेबल्स के केस के अंदर। कंपनी जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होती है ना वो आपको लॉस पे बेच देती है और प्रॉफिट कमाती है या उस लॉस को कवर करती है उसके कंज्यूमेबल्स बेच के। एग्जांपल, ये जो प्रिंटर मैन्युफैक्चर करती है कंपनियां, एचपी लेट सपोज लेते हैं हम, वो प्रिंटर मैन्युफैक्चर करती है लेट सपोज 15,000 रुपए का, आपको मार्केट में बेच देती है 10,000 का, वो 5,000 के लॉस पे आपको प्रिंटर बेच रहे हैं। कोई कंपनी इतनी बेवकूफ तो नहीं होनी चाहिए 5,000 के लॉस पे प्रिंटर बेच। वो रेवेन्यू कहां से अर्न करती है? वो अपनी कार्ट्रिजेस बेचती है उस प्रिंटर की। जो उसकी इंक कार्ट्रिज है वो लेट सपोज सेंट्स की बनती है, 1 सेंट, 2 सेंट, 10 सेंट, 15 सेंट, 20 सेंट की। वो आपको बेचेगी कितने की? $40, $50। बेसिकली 1,000, 2,000, तकरीबन 2-3 हजार रुपए की, 4,000 रुपए की कार्ट्रिजेस आती है। बनती कितने की है? पीनट्स, 100-200 रुपए की। तो वो क्या करते हैं, वो आपको कार्ट्रिज बेचेगी, एक बार ये प्रिंटर ले जाए हमारा, फंस जाए सही कस्टमर हमारे पास। अब प्रिंटर ले गया ना, अब कार्ट्रिज हमारी के अलावा तो दूसरी नहीं डाल सकता, इसीलिए वो कंटिन्यूसली प्रोडक्ट के डिजाइन चेंज करते रहते हैं और कहते हैं हमारी ओरिजिनल कार्ट्रिज यूज करें, रिजल्ट खराब हो जाएंगे। और अब कार्ट्रिजेस के अंदर चिप्स भी वो मैन्युफैक्चर कर देते हैं कि जी इतने पेज प्रिंट करने के बाद रुक जाए, प्रिंट नहीं करने का, नहीं खत्म हो गई। अंदर इंक मौजूद होती है, उसमें लिमिट सेट की गई है चिप के अंदर के जी इतने से ऊपर पेज नहीं प्रिंट करने देने इसको, फौरन मैसेज देने कार्ट्रिज खत्म है, नहीं लेके आओ। क्यों? क्योंकि उससे वो पैसे कमाएंगे सारे। उन्होंने पेज सेट कर दिए उसके अंदर, इतने पेज से ऊपर प्रिंट नहीं प्रिंट करना, नई कार्ट्रिज खरीद के लाए। तो जब आप जाएंगे नई कार्ट्रिज खरीद जाएंगे वो उससे प्रॉफिट कमाएंगे और वो अपना लॉस उससे कवर करेंगे। तो कभी कभी इस तरह भी किया जाता है और ये एक्चुअल फैक्ट है। इसके ऊपर इसको हम कहते हैं प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस, जिसे हम कह सकते हैं। एक जो टोनर होता है एक प्रिंटर का, ये लेजर प्रिंटर की मैं बात करूं, पहले मैंने इंकजेट की बात की है। तो लेजर प्रिंटर के जो टोनर होता है ना, इसमें पहले ना उन्होंने वो जो गरारियां सी चीजें लगी होती हैं, जो स्पिनिंग व्हील्स होते हैं उसके, तो उसके अंदर इस तरह की सेटिंग की हुई थी कि आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ पेजेस, लेट्स सपोज अगर वो प्रिंटर की कैपेसिटी है 2,000 पेज प्रिंट करने की या 1,000 पेज प्रिंट करने की, तो 1,000 बार पेजेस प्रिंट करने के रोल्स के बाद ना प्रिंटर आपको मैसेज दिखाएगा कि टोनर खत्म हो गया, नया लेकर आए, उसके बाद प्रिंटिंग कर सकते हैं, इससे और प्रिंटिंग नहीं कर सकते। एक बंदा तो उसने देखा यार भारी है, अंदर पाउडर भी लग रहा है, कोई बात और है, उसने उसकी उसी गरारी को रिवाइंड किया और रिवाइंड करके बिल्कुल बेसिक से दोबारा स्टार्ट करते उसने 1,000 पेज और प्रिंट कर दिए। वो टोनर जो कह रहा था मैं खत्म हो गया हूँ, फिर जब 1,000 हो गए
उसने फिर उसको रिवाइंड कर दिया, उसने फिर कई पेज और प्रिंट कर दिए। तो उसमें इंक मौजूद होती है, वो बिल्कुल ठीक है प्रोडक्ट, बस उसके अंदर उन्होंने कंपनी ने सेट कर दिया कि इससे ज्यादा पेज प्रिंट नहीं करने। अब उसकी जगह उन्होंने चिप इंसर्ट कर दी गई है। तो यूजुअली आप देखेंगे जब आप प्रिंटर का टोनर वगैरह रिफिल करवाने जाए तो वो रिफिल करने के साथ उसकी चिप भी रिप्लेस करते होते हैं, क्योंकि चिप बेसिकली काउंट कर रही थी कितने पेज हो गए हैं, इससे ज्यादा पेज हमने नहीं करने देने। तो इसी तरह से एडवांस में नई से नई चिप ले आते हैं कि जी इसको रोका जाए कि लोग इस टोनर को यूज ना कर सके। हालांकि वो परफेक्टली यूजेबल टोनर है, उसमें सिर्फ इंक का जब खत्म भी होगा तो इंक का पाउडर खत्म होगा, उसके लिए एक आप ओपनिंग दे सकते हैं जिससे उसको कोई रिफिल कर ले और उसे यूज करे। वो हजारों प्रिंट निकाल सकता है, लेकिन कंपनी इंश्योर करती है कि ये इसके बाद यूज ना कर सके और मुझसे नया खरीदे जिसके पर मैं प्रॉफिट कमाऊं। तो कंपनी कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स भी बेचती है। तो हमने ये डिसाइड करना है कि हमें उस ऑपरेशन को चलाना है या बंद करना है। और स्पेशली ये तो एक प्रोडक्ट लाइन की मैं बात कर रहा था, जब एमएनसी की बात आएगी तो पूरी कंट्री के ऑपरेशन की बात हो रही है। ये एक्स वाई जी कंट्री है, इसके ऑपरेशन हमें चलाने चाहिए या बंद कर देने चाहिए, यहाँ हमें लॉसेज हो रहे हैं। तो उसमें भी हमें यही देखना होगा कि भाई ठीक है, इस कंट्री के अंदर जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें हमें लॉस हो रहा है या हमें उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा जो हमने इन्वेस्टमेंट लगाई हुई है। लेकिन ये जो यही प्लांट है जो प्रोडक्शन ये करके देता है, जो हम दूसरी किसी कंट्री में बेचते हैं या इससे जो हम हेल्प लेते हैं दूसरी कंट्रीज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में या किसी और मामले में, वो हमें और कहीं से नहीं मिलेगी। तो हमें इसलिए इस प्लांट को चलाना चाहिए, क्योंकि वो अगर हम करने लगेंगे तो हमारी वहां पर कॉस्ट बढ़ जाएगी और वहां पर भी लॉस हो जाएगा। उस प्रॉफिट को इंश्योर करने के हम इसको चलता रहते हैं। जिस केस में हम देखेंगे नहीं ये कुछ भी हेल्प नहीं कर, सिर्फ इस कंट्री में चल रहा है और वहां पर भी लॉस कर रहा है, तो जान छुड़ाओ यार, इसको बेचो, इससे जान छुड़ाओ, हम किसी और तरफ चलते हैं, हम कोई और प्रोडक्ट लेकर आते हैं, हम कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसकी जगह, ये पैसे फ्री करते हैं कोई नया प्रोजेक्ट लगाने के लिए, या किसी और कंट्री में एंटर करते हैं जहां पर हमारी मार्केट ज्यादा हो। तो देयर आर कंट्रीज में जहां पर कुछ चीजें सेचुरेट हो जाती हैं। कोई एक जैसे कि ये आपके चिप्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेज के आने के बाद से पाकिस्तान में उनकी जो पिछले यहाँ मैन्युफैक्चरर्स थे उनकी उतनी वैल्यू नहीं रही, अब लेज ज्यादा बिक रही है। तो वो सोचते हैं यार अब यहाँ पर ऑपरेशन के अंदर कोई ज्यादा फायदा नहीं रह गया, एक और कंट्री वहां पर भी लेज जैसे ब्रांड्स नहीं है, हम वहां जाके अपने ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो दे कैन डू दैट, दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स कैन बी डन। इसी तरह से जैसे ये नोकिया का टेक ओवर हुआ था, और फिर ये क्योंकि नोकिया वालों ने देखा कि जी अब ये आईफोन और सैमसंग के बाद तो एंड्रॉइड्स के बाद तो हमारे फोन की इतनी डिमांड ही नहीं थी, को खरीदता ही नहीं इतने ऐसे। तो एंड ऑफ द डे उन्होंने अपने ऑपरेशंस पूरे माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिए, तो वो उसके बाद उन्होंने फिर उसको रिवाइव किया। बट स्टिल उनकी मार्केट बहुत कम हो गई एज कम्पेयर टू के वन टाइम दे वर डोमिनेटिंग द मार्केट। उससे पहले मोटरोला डोमिनेट कर रहा था, फिर नोकिया ने डोमिनेट किया, नाउ दीज आईफोन्स एंड सैमसंग आर डोमिनेटिंग। तो कल को कोई और कंपनी हो सकती है जैसे कि टेस्ला हो सकती है मे बी। सो देयर कुड बी एनी अदर अगर फर्म जो कि ज्यादा बेटर प्रोडक्ट बना के कस्टमर्स को देगी। तो यू हैव टू डिसाइड कि हम इसको कंटिन्यू करें इसी लॉस मेकिंग ऑपरेशन को, या फिर इसको किसी बेटर प्रॉफिटेबल नई अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जाएं। वेदर टू परस्यू न्यू बिजनेस इन अ पर्टिकुलर कंट्री, अगेन कि उसी किसी कंट्री के अंदर जिसमें हम एक काम कर रहे हैं, हमारी एक ऑलरेडी ब्रांच है, वहां पर कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया जाए, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए। मतलब हमारा एक प्रोडक्ट तो बिक रहा है, हम दूसरा भी लॉन्च करें, जैसे कि पेप्सी कोका, ये पेप्सी तो बिक ही रही थी यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि यहाँ लेस भी लॉन्च करते हैं, कुरकुरे भी लॉन्च करते हैं, कोई और भी हमारा चीटोस वीटोस वगैरह को अगर है हमारा तो वो भी लॉन्च कर देते हैं। सो क्या यहाँ पर लॉन्च करना चाहिए, मार्केट है हमारे लिए। तो ये डिसीजन करना, वेदर टू एक्सपैंड ए बिजनेस इन अ पर्टिकुलर कंट्री, कि उस कंट्री के अंदर अगर हमारे ऑपरेशंस लेट्स सपोज एक डेवलप्ड रीजन के ऊपर फोकस्ड हैं, कि ये डेवलप्ड सिटीज हैं 5-10 मेन, इनके अंदर हमारा प्रोडक्ट है, तो क्या इसको हमें एक्सपैंड करके अंडर डेवलप्ड सिटीज की तरफ भी लेके जाना चाहिए। ये जैसे मोबलिंक वगैरह या ये फोन नेटवर्क्स हैं, तो क्या हमें अपना 4G नेटवर्क बड़ी शहरों की जगह छोटे शहरों में गांव तक भी पहुंचाना चाहिए। तो ये चीजें भी आ जाएंगी उसके अंदर कि क्या हमें नेटवर्क एक्सपेंड करने की जो कॉस्ट है, वो जो उससे रेवेन्यू आएगा उसके साथ ऑफसेट होगी या नहीं होगी, ये देखना होता है। हाउ टू फाइनेंस एक्सपेंशन इन अ पर्टिकुलर कंट्री, कि अब अगर एक्सपेंशन का डिसीजन हो ही गया कि यार ये कॉस्ट कवर हो जाएगी, हम एक बार ये लगा लें, टावर्स वगैरह सेटअप कर लें, अपने डिवाइसेस लगा लें, तो हमारा ये 4G चल जाएगा सारी जगह, ठीक है फैंटास्टिक। लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से लाएं, टावर्स लगाने हैं तो पैसे चाहिए, ऑपरेशंस एक्सपैंड करने हैं तो पैसे चाहिए। तो इन पैसों को कहाँ से अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है उस कंट्री के अंदर, शेयर इश्यू करें, बॉन्ड्स इश्यू करें, लोन लें, जो भी डिफरेंट ऑप्शन है उनको कंसिडर करना और उससे बेस्ट ऑप्शन के बेसिस के ऊपर फाइनेंसिंग करना। ये भी एक एमएनसी के फाइनेंशियल डिवीजन के बेसिकली डिसीजन है। अब एजेंसी प्रॉब्लम है जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। Managers of an MNC may make decisions that conflict with the firm's goals of maximizing shareholders' wealth. For example, a decision to establish a subsidiary in one location versus another may be based on the location's appeal to a particular manager rather than its potential benefits to shareholders.
कि मैनेजर ने डिसाइड किया कि यार ये हमारा जो हेड ऑफिस है ना, ये इस जगह पे बनाया जाए। अब उसको उस जगह पे बनाने के नुकसान ज्यादा थे, फायदे कम थे। लेकिन क्योंकि मैनेजर उस इलाके का है, वो चाहता है जी मेरे घर के पास हो, या वो चाहता है कि जी मैं इस एरिया में ही रहूं, मुझे दूसरे एरिया में शिफ्ट ना होना पड़े, जबकि दूसरे एरिया में उनको बेनिफिट है। लेट्स सपोज पाकिस्तान में किसी कंपनी को ऑप्शन मिलती है कि अगर आप बलूचिस्तान में ले जाकर अपनी कोई कंपनी खोलते हैं, तो हमारे उस डिवीजन के अंदर आपको 10 ईयर्स 15 ईयर्स की टैक्स ब्रेक मिलेगी। लेकिन वो कहता है यार बलूचिस्तान में हालात ऐसे हैं, मैं वहां जाऊंगा रह भी नहीं सकता, मेरा तो घर यहाँ पर है और सेफ भी नहीं है। मैं कहीं पंजाब में, सिंध में, कहीं मेजर सिटीज के अंदर, लाहौर वगैरह में कहीं अपना हेड ऑफिस बनवाता हूँ और कोई बेनिफिट उनको देता हूँ। वहां आपको टैक्स ब्रेक नहीं मिलेगी, लैंड भी बहुत महंगी मिलेगी, रेंटल्स भी बहुत ज्यादा होंगे। तो कंपनी को जहां बेनिफिट हो सकता था वहां ले जाने की बजाय आप दूसरी जगह ले जाते हैं। तो ये एजेंसी प्रॉब्लम है, उसकी एक अच्छी क्लासिक एग्जांपल है। इसी तरह से एक इसकी अल्टरनेटिव चीज भी हो सकती है। मैनेजर के पास ऑप्शन थी कि कराची में या लाहौर में अपना हेड ऑफिस बना ले, या फिर ये बलूचिस्तान में बना ले। अब मैनेजर कहता है यार कराची लाहौर में तो ये मुझे इतनी सैलरी नहीं देंगी, ये तो मेन सिटीज है, यहीं पर ही सब रहते हैं, हर कोई मिल भी जाता है और इनको बड़े आराम से मुझे रिप्लेस करने के लिए बंदा भी मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं हेड ऑफिस बनवाऊं बलूचिस्तान में कहीं ले जाकर किसी जगह पे, वहां पर काम करने कौन आएगा? और फिर मैं कहूंगी जी देखिए मैं इतनी डेंजरस जगह पे जाके काम कराऊंगी और कोई काम नहीं करने आएगा यहाँ पर। मैं इनसे सैलरी भी अच्छी मांगूंगा फिर उसके अगेंस्ट। और फिर मैं फ्लाइट्स भी मांगूंगा कि भाई मैंने आना जाना होता है घर अपने, तो मेरे उसके लिए फ्लाइट्स वगैरह भी चाहिए, बेनिफिट्स भी चाहिए। तो उस केस के अंदर वो डिसाइड ऐसे करवा देता है कि जी बलूचिस्तान में जाकर बनाएं। अब बात यह है कि हेड ऑफिस को जो जो चीजें करनी है वो ज्यादा फैसिलिटीज आपकी मेन सिटीज में अवेलेबल थी, इंटरनेट की फास्ट स्पीड, डेवलपर्स, वेब डेवलपर्स, जिस तरह के भी लोग आपको चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, लोग चाहिए, चीजें चाहिए, वो बड़ी सिटीज में अवेलेबल थी, वहां कहीं दूर दराज के इलाके में अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन उसने ले जाके वहां रख दिया। अब जिसको भी मीटिंग करनी है वो दूर दराज जाना पड़ता है, वहां जाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, रोड्स भी बड़ी मुश्किल से अवेलेबल हैं, कभी फ्लड आ गया, कभी कुछ और हो गया। मेन रोड तो आपकी मेजर मोटरवेज वगैरह तो ओपन रहते हैं, हम लाहौर कराची कभी भी किसी भी शहर से जा सकते हैं। अब फ्लाइट लेनी हो अगर आप, लेट सपोज मेरा हेड ऑफिस लाहौर के अंदर है, मैं यहाँ से अगर लाहौर जाना है तो किसी भी वक्त मुझे बहावलपुर से इजीली फ्लाइट नहीं मिल रही होगी, मुल्तान से फिर भी मिल सकती है। लेकिन एटलीस्ट मैं लाहौर जा सकता हूँ बड़ा इजीली कन्वीनियंटली। लाहौर से अगर मुझे यहाँ पर आना है तो भी अगेन जो छोटे एरिया था वहां की फ्लाइट नहीं मिलेगी। अगर मेरा हेड ऑफिस बहावलपुर में है, तो लाहौर वाले हर किसी ने इधर आना है, वो देख रहे हैं भाई किस दिन हफ्ते के अंदर फ्लाइट है उस दिन जाऊंगा, या ट्रांसपोर्ट देखेंगे। बट अगेन ये भी मेन रूट के ऊपर है, आपके पास मोटरवे वगैरह नहीं, लेकिन आप एक बिल्कुल फार अवे ले जाते हैं, तो वहां पर तो फ्लाइट्स भी और कम होंगी, रोड्स के लिंक्स भी और कम होंगे, तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं होंगी। लेकिन मैनेजर का क्या बेनिफिट है, यहाँ मुझे निकाल नहीं सकते भाई, किसको लेकर करेंगे मेरी जगह। सो और उसकी सैलरी भी उसको बढ़ानी पड़ेगी, तो इस तरह से भी वो कर सकता है। बेसिकली एजेंसी प्रॉब्लम है, इसके मैनेजर अपने बेनिफिट्स को देखेगा ओवर कंपनीज बेनिफिट। अब एक एग्जांपल आपको शेयर करता हूँ। 2 years ago, Seattle Corporation, based in the United States, established a subsidiary in Singapore so that it could expand its business there. It hired a manager in Singapore to manage the subsidiary. During the last 2 years, sales generated by the subsidiary have not grown. Even so, the manager hired several employees to do the work that he was assigned to do. कि अब जो मैनेजर था उसने कई लोग हायर कर लिए अपना काम करने के लिए, जो उसने काम कर रहे थे ना वो सारे काम करने के लिए उसने नए बंदे रख लिए, ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े। The managers of the parent company in the United States have not closely monitored the subsidiary because it is so far away and because they trusted the manager there. अब वो अमेरिका से बैठे हुए वहां पर सिंगापुर के ऑपरेशन तो नहीं देख सकते थे, उन्होंने जो वहां मैनेजर हायर किया उसके ऊपर वो भरोसा करते वो सही काम कर रहा होगा। और ये थी आपकी एजेंसी प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ दे रियलाइज दैट देयर इज एन एजेंसी प्रॉब्लम। वो मैनेजर अपने बेनिफिट्स देख रहा है एज कंपेयर टू द बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी। द सब्सिडरी इज एक्सपीरियंसिंग लॉसेस एवरी क्वार्टर, सो इट्स मैनेजमेंट मस्ट बी मोर क्लोजली मॉनिटर्ड। तो अब उन्होंने रियलाइज किया कि ये एक्चुअल एजेंसी प्रॉब्लम कैसे हो, अपने काम करने के लिए भी उसने बंदे रखे हुए हैं, ना खुद अपने काम कर रहा है, ना ही उस ऑपरेशंस को सही से उसके मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं। तो अब उसको वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं ताकि इसको ठीक किया जा सके। अब पेरेंट कंट्रोल ऑफ एजेंसी प्रॉब्लम्स, ठीक है। द पेरेंट कॉर्पोरेशन ऑफ एमएनसी मे बी एबल टू प्रिवेंट द एजेंसी प्रॉब्लम्स विद प्रॉपर गवर्नेंस। अगेन
एजेंसी प्रॉब्लम का जो अब तक सोल्यूशन मिला है वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मैकेनिज्म, कि गवर्नेंस अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि आप जो डिसीजन मेकिंग बोर्ड हैं, जो डिसीजन मेकिंग लोग हैं, उनके अराउंड आपके पास इम्पार्शियल लोग होने चाहिए, इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए, जिनका उनके साथ कोई ताल्लुक ना हो, उनके पक्ष का उनके साथ कोई ताल्लुक ना हो, ताकि वो जब डिसीजन मेकिंग के वहां पर बोर्ड में हो रही तो कहीं नहीं जी ये आप डिसीजन गलत कर रहे हैं, इससे शेयर होल्डर्स को नुकसान होगा, आपको इसकी जगह ये डिसीजन करना चाहिए, इससे शेयर होल्डर्स का फायदा ज्यादा होगा। तो इम्पार्शियल लोग हों। फिर सेकेंडली वही वो कुछ जो टेक्निक्स होती है जिसके स्पेशली कि आपकी जो पेरेंट कंपनी है वो मॉनिटर कर रही हो, मीटिंग्स के अंदर प्रेजेंट हो उसके मैनेजर जो हो। इसी तरह से आप जो वहाँ के शेयर जो मैनेजर्स हैं उनको शेयर्स ऑफर करें बोनसेस के अंदर रादर देन कैश बेनिफिट्स। सो बेसिकली पेरेंट जो है वो क्लियरली जो है कम्युनिकेट करेगा अपने गोल सब्सिडरी को और इंश्योर करेगा कि वो उसी गोल को, उसी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फोकस कर रहे हैं, ताकि पेरेंट का एक कंट्रोल रहे अपनी सब्सिडरी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सिएटल कॉर्पोरेशन, Seattle company from the previous example recognized the agency problem with its Singapore subsidiary, it created incentives for the managers of the subsidiary that aligned with the parent goal of maximizing shareholder wealth. Specifically, it set up a compensation system whereby the manager's annual bonus is based on the subsidiary's earnings. तो उन्होंने अब उसके बोनस को लिंक कर दिया कि जो कंपनी की सब्सिडरी की अर्निंग्स होंगी उस हिसाब से आपको बोनस मिलेगा। तो अब इससे एजेंसी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है। अब उसे काम करना पड़ेगा कि इसकी परफॉर्मेंस कंपनी की सब्सिडरी की बेटर होगी तो मुझे बोनस मिलेगा। सो दे लिंक देयर बोनस टू दी परफॉर्मेंस, और इसी तरह से आप परफॉर्मेंस के साथ लिंक कर सकते हैं, आप उनको शेयर्स ऑफर कर सकते हैं, आप उनके पर कंट्रोल मॉनिटर कर सकते हैं। And then corporate control of agency problems, ठीक है, in some cases agency problem can occur because the goal of the entire management of the MNC are not focused on maximizing the shareholders wealth, कि पूरी कंपनी के मैनेजर्स के गोल्स जो हैं या वो जो गोल सेट कर रहे हैं वो शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को इंश्योर नहीं कर रहे, उन गोल्स में अपने ऑब्जेक्टिव्स भी शामिल हैं। सो फॉर एग्जांपल इसके अंदर अब कॉर्पोरेट कंट्रोल के वेरियस मैकेनिज्म जो है उन्हें हम यूज करना होगा ताकि ये एजेंसी प्रॉब्लम ना हो, ताकि मैनेजर्स वही डिसीजंस करें जो उन्हें करने चाहिए कंपनी की बेटरमेंट के लिए। इसमें कोई एग्जांपल? क्या कर सकती हूँ तो इसमें? जैसे कि एक फर्म है और उसके अंदर जो मैनेजमेंट है उसको कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं या जो उसके बोर्ड के मेंबर्स उनको ये कहा जाए कि देखें अगर आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस बेटर नहीं होती, आप सब हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस नहीं करते, तो डेफिनेटली हम इस कंपनी को बेचने के बारे में सोचेंगे। और जब हम इसको बेचने के बारे में सोचेंगे तो नई मैनेजमेंट आएगी, हम बेच देंगे, नई मैनेजमेंट आएगी तो वो सबसे पहले वीक परफॉर्मेंस को निकाल के बाहर कर देगी। तो आप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोचेंगे, अगर आप इस तरह से वीक परफॉर्म करते रहेंगे तो फिर तो आपकी नई मैनेजमेंट आपको निकाल देगी। तो इस तरह से उनको डराया भी जा सकता है। ओके, हाउ एसओएक्स इम्प्रूव्ड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ एमएनसीज। अब इसको जरा मैं अगर एक्सप्लेन कर दूं, ये एसओएक्स है सर्बनिस ऑक्सले एक्ट। ये अगेन एनरॉन वाला मामला जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड है। अब होता क्या है, कॉर्पोरेट जो कंट्रोल है उसके अंदर जो इन्वेस्टर है ना वो कंपनी में आता नहीं है। बेसिकली कंपनी का जो मालिक है वो कंपनी में आ नहीं रहा, क्योंकि शेयर होल्डर का पर्पज ये कि मैं पैसे लगा के बैठा हुआ, मैनेजर मैंने रखा हुआ वो काम करेगा, डायरेक्टर्स रखे हुए हैं, मैनेजर रखा हुआ, सीईओ रखा हुआ है, उन्होंने कंपनी चलानी है। मेरे लिए तो इजी ये है कि मैं कंपनी के अंदर शेयर मैंने परचेज किए हैं, मेरे पैसे लगे हैं, उस पर मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मैं उसको रन करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। या यूजुअली ऐसे लोगों ने ये शेयर खरीदे हुए होंगे जिनके पास कई कंपनीज के शेयर हैं। बड़े अमीर लोग हैं वो हर वक्त अपनी कंपनी मैनेज नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है उनके लिए मैनेज करना।
तो उन्होंने इसलिए मैनेजर हायर किए हुए हैं, सीईओ को बड़ी हैवी पे कर रहे हैं कि वो उसको मैनेज करें। और क्योंकि वो कंपनी में आते ही नहीं, उनका ताल्लुक ही नहीं, वो इंटरफेयर कर भी नहीं सकते, ज्यादा शेयर होल्डर्स की इंटरवेंशन अलाउड भी नहीं होती, क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए एक स्ट्रेट पॉलिसी चाहिए होती है। अब वो रिलाय कर रहे थे कॉन्स्टेंटली ऑन दी मैनेजमेंट्स रिपोर्ट्स। मैनेजमेंट ने एक रिपोर्ट बना के दी जी सबसे बेस्ट हम परफॉर्म करें इंडस्ट्री के अंदर, इससे अच्छा तो कोई कर भी नहीं सकता। हमारे हालात में ये हमारी और मुश्किलात हैं, इनके ऊपर पैसे बहुत लगेंगे, इन हालात में ये बेस्ट परफॉर्मेंस हम आपको दे रहे हैं। और इन्वेस्टर को मानना पड़ता है कि भाई वो जो कह रहे हैं सही कह रहा होगा, क्योंकि इन्वेस्टर तो कभी कंपनी में गया नहीं, उसने तो देखा नहीं वहां ऑपरेशन कैसे चल रहे हैं, उसे तो पता नहीं क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस चल रहे हैं, कंपनी किस तरह ऑपरेट कर रही है, उसके डिसीजन किस तरह लिए जाते हैं, नई चीजें परचेज करने के डिसीजन किस तरह लिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल दी कि जी कुछ परचेज करनी है, हो गया कि जी आप कंपनी को साइड पर करने पहले ये बताएं मुझे कितना देंगे, अगर मुझे कुछ देते हैं तो ठीक है जी, ये 1000 की चीज 1500 के अंदर आप कंपनी को बेचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2000 में बेचे, मैं कॉन्ट्रैक्ट ओके करवाऊंगा। इसी अब क्योंकि शेयर होल्डर को कोई भी आइडिया नहीं है कि कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी के अंदर कैसे वर्किंग चल रही है, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। शेयर होल्डर टोटली रिलाई करता है कि जो उसको मैनेजमेंट रिपोर्ट बनाकर दे देती है उसके ऊपर, और उसने उसी को फॉलो करना। और यही प्रॉब्लम हुई वर्ल्ड कॉम के साथ, एनरॉन के साथ, ये बड़ी पॉपुलर एग्जांपल्स हैं कि किस तरह एजेंसी प्रॉब्लम की वजह से कंपनीज बैंकरप्ट हो गई, तबाह हो गई, क्योंकि मैनेजर्स जो हैं वो अपने बेनिफिट देख रहे थे। मैनेजर्स ने शेयर होल्डर्स को बहुत प्रॉफिट दिखाए ऑन पेपर, रिपोर्ट्स के अंदर, कागजों के अंदर, जबकि प्रॉफिट थे नहीं, और डिविडेंड भी दे दिए उनके अपने पैसों में से जो उन्होंने शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किए, तो उसमें से थोड़ा सा पोर्शन डिविडेंड के तौर पे दिए, और बाकी के पैसों से वो प्रॉफिट्स दिखाकर उनको डिविडेंड देकर खुद हैवी बोनसेस लेकर कंपनी के बैंकरप्ट होने से बिल्कुल पहले भाग गए, अपने अपने बोनसेस लिए, अच्छी पैसे बनाए, अपने शेयर पहले बेच दिए लोगों को पता चलने से पहले कि कंपनी बैंकरप्ट होने जा रही है, अच्छे पैसों के ऊपर शेयर अपने बेचे और निकल गए। जो लोगों ने शेयर खरीदे वो तो फंस गए, उनके पैसे डूब गए जब कंपनी बैंकरप्ट हुई। तो इसके बाद सर्बनिस ऑक्सले एक्ट बना, ठीक है, 2002 में एनरॉन की बैंकरप्सी हुई, इसके बाद सर्बनिस ऑक्सले एक्ट बना अमेरिका के अंदर। इसका पर्पस ये था इसके अंदर के जी वो पॉलिसीज, वो रूल्स तय किए जाएं जिससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर किया जा सके कि वहां पर दोबारा एजेंसी प्रॉब्लम ना हो। आखिर ऐसा क्या क्या किया जाए कि ये मैनेजर्स अपनी मर्जी के डिसीजन ना कर सके, शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को सही इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, तो सर्वनिस ऑफ एक्ट ने अपनी जो है प्रपोजिशंस प्रपोज की, जिसके अंदर सारी डिफरेंट ट्रांजेक्शन बताएंगी कि यूं किया जाएगा, यूं किया जाएगा, यूं किया जाएगा। ठीक है, तो उस बेसिकली मैनेजमेंट की प्रोसेस को ज्यादा ट्रांसपेरेंट करने के लिए जो सजेशन थे उन्होंने प्रेजेंट किए थे कि इसको ज्यादा ट्रांसपेरेंट किया जाए, लोगों को बताओ कि मैनेजमेंट ने क्या डिसीजन किया है, कैसे किया है, इसके पीछे रीजन क्या था। ठीक है, प्रोडक्टिविटी वगैरह की रिपोर्ट्स जो हैं उनको, और फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द फर्म जो है उनको बेहतर तरीके से रिपोर्ट किया जाए और ज्यादा ट्रांसपेरेंटली शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म किया जाए। तो उसके लिए जो जो उन्होंने सजेशंस दिए थे उनको इनकॉर्पोरेट किया गया। Basically it required the firm to implement an internal reporting process that can be easily monitored, क्योंकि पहले उसकी मॉनिटरिंग पॉसिबल नहीं थी इजीली। तो उन्होंने कहा कि इजीली मॉनिटर होने वाली एक रिपोर्टिंग की प्रोसेस जिसके अंदर हर चीज रिपोर्ट की जाए, हर चीज के बारे में आपको पता हो। ठीक है, कि जो एग्जेक्टिव्स हैं, जो बोर्ड डायरेक्टर्स हैं, वो सब चीजें आपको बताएं। जो उसके अंदर मेन पॉइंट उसके अंदर था कि एस्टेब्लिशिंग अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जितनी इंफॉर्मेशन है वो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के ऊपर होगी, जिसको शेयर होल्डर्स भी, मैनेजमेंट भी सब एट एनी गिवन टाइम एक्सेस कर सकते हो। एम्प्लॉयज को भी पता हो, शेयर होल्डर्स को भी पता हो, मैनेजमेंट को भी पता हो, सीईओ को भी वही इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, कोई सेपरेट सीक्रेट इंफॉर्मेशन सीक्रेटिव ना हो। ये कहा जाता है कि एनरॉन की जब बैंक्रप्सी फाइल होने वाली थी, तो जब इसके ऊपर, क्योंकि अब अमेरिका की फेडरल एजेंसीज लगी उनके पीछे कि आखिर ये बैंक्रप्सी क्यों हुई है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और वो सारे इसके पीछे पड़े हुए थे। तो कहते हैं कि आर्थर एंडरसन आई थिंक उसके थे ऑडिटर्स, तो कहते हैं जी कि ट्रकों के हिसाब से पेपर श्रेड किए गए ताकि किसी चीज का एविडेंस ना मिले कि कहां पर क्या क्या एम्बेजलमेंट हुई है, कहां कहां पर पैसे डुबोए गए हैं। ट्रकों के हिसाब से पेपर श्रेड किए गए और फेंके गए कि किसी तरह से डॉक्यूमेंट के थ्रू किसी चीज का ना बचे। तो वो जो डाटा है वो किसी एक सेंट्रलाइज डेटाबेस के ऊपर अवेलेबल होगा, जब जो चाहे इसको एक्सेस कर सके। इसी तरह से एंश्योर दैट ऑल डाटा आर रिपोर्टेड कंसिस्टेंटली अमंग सब्सिडरीज। ठीक है, कि ये नहीं कि सब्सिडरी डिसाइड करिए हम रिपोर्ट नहीं करते, इस हफ्ते, इस महीने की रिपोर्ट नहीं भेजते, इस क्वार्टर की रिपोर्ट हम नहीं भेजेंगे, इस साल की रिपोर्ट हम नहीं देते, फिर क्या फर्क पड़ जाएगा। तो एंश्योर कीजिए कि हर वो जो सब्सिडरी है वो अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करे, अपना डाटा प्रोवाइड करे कि ये क्या हुआ है, हमने क्या किया है, इस दौरान हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है, ये बनाकर वो प्रोवाइड करें। Then implementing a system that automatically checks data for unusual discrepancies
relative to norm। तो ऐसा एक सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जहां पर कि कोई ऐसी चीज आई है कि जो नॉर्मली बिजनेस ऑपरेशन में नहीं होती, तो ऐसी डिस्क्रिपेंसीज को वो नोट करे, हाईलाइट करे और इन्फॉर्म करे कि ये चीजें गलत होती लग रही है। स्पेशली इस केस के अंदर एक्सटर्नल ऑडिटर्स को भी ऐड किया गया है कि एक्सटर्नली ऑडिट किया जाए फर्म का, और इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, उसकी रिपोर्ट्स बने, पब्लिक की जाए, ताकि पता चले कि कहाँ पर क्या गलती है, क्योंकि यहाँ ऑडिटर भी इन्वॉल्व था कहीं ना कहीं इसकी कंपनी की कंडीशंस को छुपाने में। Spreading the process by which all departments and subsidiaries across needed data, ठीक है, कि जो प्रोसेस है उसके थ्रू डेटा जो है नीडेड वो शेयर किया जा सके सिस्टम में। बताओ। ऐसे 10-15 मिनट में। हम्म। ओके फाइन। Similarly, making executives more accountable for financial statements by personally verifying their accuracy। कि एग्जेक्टिव्स जो थे वो बहाना बनाते थे, हमने तो देखी नहीं, वो तो क्लर्क्स ने बनाई थी, मैनेजर्स ने बनाई थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उनको पर्सनली रिस्पॉन्सिबल किया गया कि आप साइन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी देखकर, और ये इंश्योर करेंगे कि जी आप एग्री करते हैं ये सारे फिगर्स दिए गए सही हैं, ताकि अगली बार आपको अकाउंटेबल ठहराया जा सके कि आपने ये चीजें चेक करके हमें बताई थी कि ये फैक्ट्स है, फिगर सही है। और इसके ऊपर तो अब अमेरिका की जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, इवन स्टॉक एक्सचेंज जो है, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, वो बड़े टफ मेजर्स लेते हैं, वो कंपनी डीलिस्ट कर देते हैं अगर तो ये पता चले कि इन्होंने अपने जो रिपोर्टिंग की है उसके अंदर गलती की है, यानी कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर गलत अकाउंट्स दिए गए हैं, वो फॉरन डीलिस्ट कर देते हैं कंपनी को कि आपकी ट्रेडिंग हमने रोक दी है, आपको डीलिस्ट कर दिया, शेयर होल्डर्स को पता चल गया है कि जी आपने रिपोर्टें गलत दी हैं हमें। यहाँ तक चेकिंग होती है वहां पर। और ये इसके ऊपर बड़े केसेस भी अवेलेबल हैं कि वो कहते हैं कि हम आपको रिपोर्ट नहीं करने देंगे, आपने गलत रिपोर्ट कैसे जमा करवाई है हमें। तो बड़े टफ हैवी फाइन्स भी लगते हैं इसके ऊपर। ओके, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एन एमएनसी। कि एमएनसी का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। अगेन देयर आर टू बेसिक स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी यूज्ड। एक है सेंट्रलाइज्ड मल्टीनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि आपकी सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेंट्रलाइज होगी। मतलब एमएनसी के मेन हेड ऑफिस के अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजर बैठे हैं, जो मेन पेरेंट कंपनी है, हर डिसीजन वहां जाएगा, हर बात वहां से आप वेरीफाई करवाएंगे। तो जो आपकी कैश मैनेजमेंट है सब्सिडरी ए की और बी की, दोनों मेन हेड ऑफिस जाएगी, वहां से वेरीफाई होगी। इसी तरह से इन्वेंट्रीज, अकाउंट्स, रिसीवेबल्स, पेबल्स, ए बी दोनों सब्सिडरीज की मेन जो कंपनी है पेरेंट कंपनी वहां जाएगी, और वहां से पूछा जाएगा जी ऐसे किया जाए ना किया जाए, ये हमारे अकाउंट्स हैं। इस तरह से जो फाइनेंसिंग है कोई भी सब्सिडी की, कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है, ये तमाम चीजें जो डिसीजन मेकिंग है ये मेन सब्सिडरी तक जाएगी। वहां पर जो फाइनेंशियल टीम बैठी है वो डिसाइड करेगी, और वो डिसीजन करके नीचे कम्युनिकेट करेगी कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। लेकिन अगेन सेंट्रलाइज में टाइम ज्यादा लगता है, ब्यूरोक्रेटिक चीजें जरा ज्यादा हो जाती हैं, और जो सेंट्रलाइज लोग बैठे हैं उन्हें उस कंट्री के हालात का नहीं पता जिस कंट्री में वो सब्सिडरी ऑपरेट कर रही है। इस वजह से कभी वो गलत डिसीजन भी कर सकते हैं। तो वो जहां के बारे में डिसीजन करें वो उसके बारे में जानते ही नहीं, वो कभी वहां के ऑपरेशन उन्होंने देखे नहीं, वहां के हालात उन्होंने देखे, उन्हें नहीं पता कि यहाँ पर कौन सी चीज ज्यादा सुटेबल है। तो इसका एक अल्टरनेट तरीका जो होता है वो होता है डिसेंट्रलाइज मल्टीनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें आपकी पेरेंट कंपनी तो है ही, लेकिन आप जो अपनी सब्सिडरीज है उनका अलग अलग फाइनेंस का डिवीजन बना देते हैं, कि हर कंपनी में जिस कंट्री में भी है वहाँ एक अलग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिवीजन है। उनके जितने कैश मैनेजमेंट के, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, पेएबल्स, फाइनेंसिंग के डिसीजंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के डिसीजंस, वो तमाम वहीं पर जो उनका एक फाइनेंशियल डिवीजन बना हुआ है वो हैंडल करता है। और बाद में उनको रिपोर्ट भी कर देता है अपनी मेन पेरेंट कंपनी को कि हमने ये डिसीजंस कर दिए हैं। लेकिन वो वहीं पर ही डिसीजंस कर लेते हैं, क्योंकि ये वहाँ के लोकल उस एनवायरमेंट को समझने वाले लोग हैं, ये ज्यादा बेटर डिसीजन करते हैं और क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाती है, डिसीजन मेकिंग के अंदर डिले नहीं होता। सो दोनों तरीके हैं, दोनों के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। अगेन आपको कंट्रोल्स एस्टेब्लिश करने पड़ते हैं, एजेंसी प्रॉब्लम आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो किस तरह से उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। तो दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अवेलेबल है, लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं।
डिसेंट्रलाइज को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, बिकॉज उस इलाके के हिसाब से कंडीशंस के हिसाब से ज्यादा बेटर डिसीजन, क्विक डिसीजन किए जा सकते हैं फाइनेंशियली। अब फिर आखिरकार एमएनसीज इंटरनेशनल बिजनेस क्यों परसू करती हैं, उसके अंदर क्या बेनिफिट्स हैं, फिर मेथड्स के इंटरनेशनल बिजनेस किस किस तरीके से किया जाता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे।